नमस्कार, जनतंत्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया और उसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। अलग अलग पार्टियों में टिकटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। उससे पहले बीजेपी में जिस तरीके से भगदड़ मची, मंत्री और विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं, उससे कहीं ना कहीं परसेप्शन की लड़ाई में क्या बीजेपी को कुछ डैमेज हुआ है? इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे लखनऊ से उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार रसिक जी। पहले फेज का नामांकन का काम चालू हो गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मगर उससे पहले ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो तमाम सर्वे आ रहे हैं या ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाइपोलर इलेक्शन होता जा रहा है। जो आप 300 पार की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्वे में, ओपिनियन पोल में ऐसा लग नहीं रहा है। कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो है कांटे की इस बार उत्तर प्रदेश में है? नहीं आशीष जी, बिल्कुल भी कांटे की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 वर्ष जनता के हर सुख दुख में हाजिर होकर के काम किया है। कोरोना महामारी की लड़ाई हो या अन्य सब्जेक्ट रहे हो डेवलपमेंट के, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम किया है। इसका आबादी में करो, और इसकी वजह से जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद दे रही है। जो सर्वे में आप कुछ बता रहे हैं कि संख्या 300 पार नहीं जा रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, पोलिंग आएगी, आप सर्वे जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें आप संख्या 300 पार ही आने वाली है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आपको अभी भी लगता है कि 2017 में जिस तरीके से बीजेपी 300 के आंकड़े को बीजेपी ने पार किया था, फिर से करेंगी बीजेपी 300 का आंकड़ा पार? हाँ, अवश्य हमें उत्तर प्रदेश की जनमानस पर पूरा भरोसा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से जनता की सहूलतें दी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 300 की संख्या आसानी से पार कर लेंगे। ब्रजेश जी, अगर आपकी बात मैं मान लेता हूं कि भाजपा अगर 300 पार कर रही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आपके दर्जन भर विधायक पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं? आपके साथ के जो कैबिनेट में आपके साथ थे लगभग 3 मंत्री जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है, या जो विपक्ष भी आरोप लगा रही है, कि बीजेपी इस वक्त यूपी में एक डूबता हुआ जहाज है। वरना क्यों होता कि आपके पार्टी के विधायक और मंत्री भाग रहे होते आज पार्टी छोड़कर? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ लोग अगर निजी कारणों से कुछ पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर जाति धर्म संप्रदाय को लोगों का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त है। गांव गरीब का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं सर्वे आ रहा है, अभी ये प्रारंभिक सर्वे है। जैसे जैसे चुनाव के नजदीक सर्वे आएगा, आप देखेंगे पुराना आंकड़ा ही हम छुएंगे, हम 300 पार आसानी से जाएंगे। ब्रजेश जी, मेरा सवाल फिर मगर वही है, क्या कारण है जो आपके साथ लगभग 5 साल तक जो मंत्री रहे, उनमें से कई आपके बहुत करीबी भी रहे होंगे, आप लगातार मिलते रहे होंगे कैबिनेट की बैठकों में, ऐसा क्या कभी आपको लगा कि ये कुछ ग्रीवेंसेज हैं, नाराज हैं, आपसे कभी चर्चा की हो? क्यों आखिर पार्टी छोड़कर जाना पड़ा 3 बड़े मंत्रियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, हमारी सरकार की कार्यों से किसी को दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत निजी कारण हो सकते हैं, उनका कुछ ग्रीवेंसेस रहे होंगे, उन पर हम विचार प्रकट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये तथ्यात्मक सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जनता की बेहतरी के लिए काम किए हैं। और परिणाम आपके सामने है कि सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं है। हम आज अभी जो प्रारंभिक सर्वे आए हैं उसमें हम 252 से आगे हैं, और जब चुनाव आते आते जो सर्वे आएगा, हम 300 पार आंकड़ा छू लेंगे आसानी से। एक चीज जो तीनों मंत्री जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, एक कॉमन चीज उनके जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें एक कॉमन चीज उन्होंने लिखी है कि इस सरकार में दलितों, पिछड़ों की अनदेखी हुई है। क्या आपको लगता है कि जो ज्यादातर मंत्री हैं, चूंकि पिछड़ी जातियों से, और उन्होंने आरोप भी लगाया सरकार के ऊपर? जी बिल्कुल भी नहीं, आशीष जी बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। इन लोगों ने जो भी लिखा है ये इनकी राइटिंग नहीं है, ये
प्रायोजित ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कुकृत्य किया है। आने वाले दिनों में जनता इनको ठीक से जवाब देगी, समाजवादी पार्टी को, कि जिस प्रकार से इन्होंने कृत्य किया है, अपने पास कुछ नहीं है, दूसरों के सहारे अपनी दुकान चलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इनका सपना 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो पूरी तरह से धूल धूसरित होगा, ध्वस्त हो जाएगा सपना इनका 10 मार्च को। ब्रजेश जी, मगर ये मानिएगा कि चुनावों से पहले अगर इस तरह से भगदड़ मचती है किसी पार्टी में, मंत्री विधायक भगते हैं, एक परसेप्शन के लेवल पर डैमेज, मैं मानता हूं चलिए कि वोटों का नुकसान आपको ना भी हो, एक परसेप्शन के लेवल पर जरूर डैमेज होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता हर चीज समझती है और जनता ने ही निर्णय लिया है कि जो 252 से अधिक सीटें सर्वे में आ रही हैं, और जब और सर्वे आएंगे तो हम 300 पार करेंगे। परसेप्शन बिल्कुल नहीं बदला है। परसेप्शन यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। आज गरीबों के घर में अगर महीने में 2 बार राशन कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, आदरणीय मोदी जी रहे। गरीबों को निःशुल्क मकान मिला है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। गरीबों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, निःशुल्क मिला है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज अगर किसी ने कराया है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। उनको निःशुल्क सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है तो आदरणीय योगी जी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6000 रुपया किसान सम्मान निधि सभी किसान भाइयों के खाते में जा रही है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में गरीबों की, वंचितों की अगर किसी ने सुना है, उनको मुख्य धारा में लाने में कामयाब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। उनको जीवन जीने लायक, उनके जीवन के हर पहलू को सुखद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। ब्रजेश जी, मगर जिस तरीके से, जैसा मैं परसेप्शन की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए जिस तरीके से लगातार एक एक करके मंत्री, जो तीनों मंत्री थे, उन्होंने एक एक दिन इस्तीफा दिया, एक ही चीज उनके रेजिग्नेशन लेटर में आया, और एक कोशिश ये की गई है कि पिछड़ों की ये गोलबंदी, जो अति पिछड़ा आपके साथ जुड़ा था 2014 में, 17 में, 19 में, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने की एक बहुत गंभीर कोशिश की गई है। इस बात को आप मानते हैं? आशीष जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछड़ों का हक अगर किसी ने मारा है तो वास्तव में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मारा है। समय आने पर पता चलेगा किस प्रकार समाजवादी पार्टी ने लोगों के साथ हक मारने का काम किया है, हक तलफी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में ही आएगा। भाजपा के पक्ष में आज गरीब, वंचित, पीड़ित, जो पिछड़े लोग हैं, सारे के सारे लोग खड़े हैं। उनको पता है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही उनके नेता हैं, और सर्व समाज को लेकर चलने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। विजय जी, जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का एक बेस वोट बैंक मानी जाती है। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से टैक्टिकली हैंडल किया गया, आप देखिए जब अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी, कृष्णा पटेल को बीच वाली समाजवादी, देखिए मैं बताता हूं, देखिए मैं आपको आशीष जी स्पष्ट कर दूं, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया को इतना पिछड़ों की चिंता होती, जब वो मर्सिडीज कंपनी की बस लेकर के रथ यात्रा निकाले थे तो उस रथ यात्रा की छत पर, उस डायस पर अकेले अखिलेश यादव खड़े थे। पिछड़े वर्ग का नेता नरेश उत्तम पटेल, कुर्मी समाज से, उसको उन्होंने मंच पर चढ़ने नहीं दिया। और भी उनके पास ओबीसी कैटेगरी के बड़े बड़े नेता हैं, किसी भी एक नेता को अपनी मर्सिडीज पर चढ़ने नहीं दिया कि उसका कहीं प्रोफाइल हाई न हो जाए। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी में केवल यादव बिरादरी को लेकर के चल रहे हैं और पूरा यादव समाज भी उनके साथ नहीं है। यादव समाज सबसे बड़ा भारत का समर्थक है, राष्ट्र का समर्थक है, भारत माता को झंडा झुकने नहीं देने वाला समाज है। मैं दावे के साथ कहता हूं परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएगा। चलिए ब्रजेश जी, एक और मुद्दा है, आपसे जुड़ा हुआ ही रहेगा, चूंकि इन चुनावों में एक और मुद्दा जिसकी बहुत चर्चा होगी वो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात है। कहा यह जा रहा है और कई आरोप भी विपक्ष की तरफ से भी ये लगाया जा रहा है, खासतौर पर कि एक जाति विशेष का प्रभाव रहा है इस योगी सरकार में, और खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जिन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन किया समय समय पर, कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है। क्या इस आरोप से आप सहमत हैं कि कहीं ना कहीं, चूंकि आप खुद भी एक कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है योगी सरकार में, क्या इस परसेप्शन से आप सहमत हैं? बिल्कुल 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 निराधार आरोप है। कहीं भी ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात नहीं हुई है। ब्राह्मण समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने
हिंदुस्तान की संस्कृति को और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है कि आज दुनिया का हर शख्स अगर भारत आना चाहता है तो अयोध्या जाना चाहता है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है, आदरणीय योगी जी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ काशी को जिस ढंग से दुल्हन की तरह सजाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, तो मैं हजारों की संख्या में बुजुर्गों ने मुझे फोन किए, नौजवानों ने फोन किए, माताओं बहनों ने फोन किए कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण को देख करके हमारे आंखों में खुशी के आंसू हैं। अगर यह कोई ऐतिहासिक कर सकता है कृत्य तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को जब मुगलों ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, तोड़ा था, कोई भी रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद नहीं आया जिसने दोबारा काशी विश्वनाथ की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया था। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण करके मंदिर के परिसर को भव्य बनाने का काम किया। हम गंगा स्नान करके सीधे भगवान भोलेनाथ पर अब जल चढ़ा करके हम आशीर्वाद ले सकते हैं। यह केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। विंध्याचल में माता के दरबार को, विंध्याचल माई को जिस प्रकार कॉरिडोर को निर्माण किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर लाने के लिए, यह आदरणीय योगी जी ने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ब्राह्मण समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो 100% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्रजेश जी, कई लोग ये कहते हैं कि आप खुद एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं और कई लोगों से मैं मिलता हूं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, कई लोग कहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी को भी जो सम्मान मिलना चाहिए, जो पद मिलना चाहिए, वो योगी सरकार में नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि आपको जो जितना आपका कद है उस हिसाब से आपको सम्मान मिला? नहीं आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने मुझे सब कुछ दिया है और जितना सम्मान मुझे मिला है ये ब्रजेश पाठक का सम्मान नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का सम्मान है। और ब्राह्मण समाज की कहीं कोई बात आई है तो ब्रजेश पाठक उनका बेटा बनकर के, उनका भाई बनकर के मैं खुलेआम सड़क पर उनके लिए उतरा हूं। कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी है जहां उनको अकेला असहाय हमने छोड़ा हो। मगर अखिलेश जी तो परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कोशिश, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज की उपेक्षा योगी सरकार में हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हाल के दिनों में तमाम तरह के आयोजन जो हो रहे हैं उसमें अखिलेश जी खुलकर जा रहे हैं। जो भगवान परशुराम की मूर्ति समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लगाई, आप देखते होंगे एक सप्ताह के अंदर भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंकने का काम किया। वो फरसा गिरा नहीं, भगवान परशुराम ने फेंका है, क्योंकि इन्होंने कुत्सित मानसिकता के साथ फरसा लगाया। इन्होंने विद्वेष भावना से भगवान परशुराम की मूर्ति को अनावरण किया। इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के किया। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है तो भगवान परशुराम ने कुपित होकर के फरसा फेंक दिया। ये फरसा का फेंका जाना, ये फरसा का टूटना समाजवादी पार्टी के लिए भारी अपशकुन साबित होगा और इनके विनाश का कारण बनेगा। ब्रजेश जी, आपने अभी एक लंबी लिस्ट बताई कि तमाम तरह के, चाहे अयोध्या में वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो या तमाम तरह की। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी बात तो विकास की करती है मगर एजेंडा वही घुमा फिरा कर काशी, अयोध्या, मथुरा आ जाता है। तो अगर आप विकास के एजेंडे, विकास की बात आप करते हैं कि 5 साल आपने विकास किया है, तो विकास के मुद्दे पर देखिए, हमारा चुनाव पूरा विकास के मुद्दे पर है। हमने गरीबों को आवास देना है। जो लोग अभी थोड़े बहुत रह गए हैं सभी को पक्का मकान मिलेगा, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। सबके घरों में टोटी से, नल से पानी आएगा, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। सबके घरों में दोनों टाइम अच्छा भोजन बनेगा, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। सबको, बीमारों को, जो निस्सहाय हैं उनको इलाज मिलेगा निःशुल्क, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में गरीबों की पार्टी है। तो ब्रजेश जी, फिर ये अगर ये बात है तो क्यों ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री 80% और 20% का जिक्र करते हैं? कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि 80-20 की बात हो रही है, मंदिर, काशी मथुरा की बात हो रही है। जैसा आप कह रहे हैं, अगर विकास का एजेंडा है तो नैरेटिव विकास का सेट करिए ना, क्यों 80-20 की बात होती है? फिर जैसे नैरेटिव तो सेट आप लोग करेंगे, मीडिया के लोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
गरीबों को लेकर के, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लेकर के बहुत लगातार काम करती है। हमारा मानना है कि गरीबों को जब तक मकान नहीं मिल जाएगा, गरीबों को घर में जब तक टोटी से पानी नहीं आ जाएगा, गरीबों को जब तक बिजली नहीं मिल जाएगी, गरीबों को जब तक स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल जाएंगी, गरीबों को जब तक पढ़ाई के पूरे साधन उपलब्ध नहीं हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रहेगी। आदरणीय मोदी जी काम करते रहेंगे, हमारी पूरी सरकार काम करती रहेगी, आदरणीय योगी जी काम करते रहेंगे। ब्रजेश जी, मगर अखिलेश यादव जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें बार बार कई फ्री स्कीम्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो गरीब हैं उनका कल्याण नहीं हुआ, मेरी सरकार आएगी तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, लैपटॉप बांटूंगा। तो कहीं ना कहीं फ्री देने की बात तो वो कह रहे हैं कि गरीबों का वो भला करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी जो है वो सत्ता के भूखों लोगों का एक समूह बन गया है और उनको सत्ता सपने में सता रही है। भगवान कृष्ण भी उनके पास सपने में आ रहे हैं, लेकिन सत्ता जब जब मिली है इन्होंने गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी उत्तर प्रदेश में की है। प्लाट, मकान, दुकान पर गरीबों के कब्जे किए हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जब जब सत्ता में आए हैं तब तब इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। सत्ता में आने का सपना इनका कभी पूरा नहीं होगा। ब्रजेश जी, मगर यह आरोप लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, उसमें भी भेदभाव बरता गया, ऐसा आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा है, हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। ब्रजेश जी, एक सवाल, चूंकि जो पहला फेज है, पहले दूसरे चरण के जो मतदान है वो पश्चिम यूपी से शुरू हो रहा है। पश्चिम यूपी में एक बड़ा मुद्दा वो किसान आंदोलन का था और इस कारण कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि एक किसानों से जुड़े एक बड़े समुदाय जाटों की अगर मैं बात करूं तो उनमें नाराजगी और खासतौर पर आरएलडी के साथ जिस तरीके से पैक्ट हुआ है समाजवादी पार्टी का, ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है, खासतौर पर पश्चिम यूपी में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को जिस तरीके से हैंडल किया गया और जिस तरीके की नाराजगी है जाट समुदाय में, उसका काफी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं आशीष जी, कोई नाराजगी नहीं है। किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं, गरीब परिवार से आता हूं। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में ही आएगा। आरएलडी समाजवादी पार्टी कई बार गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं। सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। आप देखेंगे सभी भारी बहुमत से जीत करके आने वाले हैं। मगर चूंकि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनकी तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात की थी। हालांकि बाद में बैकट्रैक कर लिया था। मगर आपको लगता है कि भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा को हराने की बात कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी में किसानों में और खासतौर पर जाटों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिएगा जो किसान भाई हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कानून का राज स्थापित हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात हमारे किसान भाई भूले नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का जो दंगा है कोई भूला नहीं है, जहां छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हुई थी, बुजुर्गों की हत्याएं हुई थी, नौजवानों की हत्याएं हुई थी। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दंगे को भूले नहीं हैं। सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने वाले हैं। एक और सवाल बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। बीएसपी किसी समय एक बहुत बड़ा फोर्स होती थी, कभी आप भी उस पार्टी में रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीएसपी रेस से बाहर है और लोग यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉक्सी बीजेपी और बीएसपी के बीच में है, जिस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है या बाकी चीजें। आपको लगता है किसी तरीके से बीएसपी से नजदीकियां बीजेपी की बढ़ी है हाल के दिनों में? नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है और लोकतंत्र में सभी को अपने प्रत्याशी लड़ाने का, प्रचार करने का अधिकार है। और बहुजन समाज पार्टी लगातार, मैं कह सकता हूं कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और जनता निर्णय करेगी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कितनी बेहतर ढंग से काम कर रही है और सब लोग भाजपा के पक्ष में ही खड़े होंगे। दलितों का एक बड़ा वोट हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ आया था। अगर हम डाटा देखें 2014, 17, 19 का, दलितों में एक अच्छी पैठ बीजेपी ने बनाई है। दलितों के एक नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी आज़ाद समाज पार्टी है। उन्होंने अखिलेश यादव पे आरोप लगाए अपमानित करने का। क्या आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा?
जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच ठन गई है। उत्तर प्रदेश, आशीष जी, उत्तर प्रदेश में मैं पहले आपसे कह चुका हूं, सर्व समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग, हमारे ओबी समाज के लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी ताकत और लगन के साथ भाजपा को जिताने में लगे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जीवन जीने लायक हर सहूलियत प्रदान की है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग भाजपा को अपना रहे हैं, कमल चुनाव चिन्ह को अपना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झंडे को आसमान की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। एक सवाल चुनाव को लेकर है ब्रजेश जी, माना जाता है कि बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियों, रोड शो की पार्टी है और 2014 के बाद हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कैंपेन स्टाइल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव भी चल रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसका नुकसान बीजेपी को होगा, कहीं आपको लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज भी आपके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम कर रहे हैं, पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक हम लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास हम लगातार बने हैं 5 वर्ष में। फर्क उन पर पड़ेगा जो बरसाती मेढक की तरह घर से निकल करके केवल चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं, उनको नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी अब भारत निर्वाचन आयोग के हर निर्देशों का पालन करिए संकल्प है। हम कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। विजय जी, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। अटकलें थी काफ़ी कि योगी आदित्यनाथ, चूंकि उत्तर प्रदेश में एक परंपरा रही है, मुख्यमंत्री जो है कई सालों से, पिछले कई टर्म से चुनाव नहीं लड़ते हैं विधानसभा का, उस परंपरा को योगी आदित्यनाथ तोड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। उम्मीद थी और ऐसी चर्चाएं भी थी पार्टी में कि अयोध्या से लड़ना था, लड़ने के उनके चल रहा था। अयोध्या से लड़ते तो एक बड़ा मैसेज जाता, आपको लगता है क्या कारण है उनको गोरखपुर जाना पड़ा? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, वो जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन गोरखपुर से चूंकि कई बार सांसद रहे, 5 बार सांसद रहे, लोकप्रिय सांसद रहे, गोरखपुर से लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता इस बात का स्वागत कर रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बगैर प्रचार किए यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजने वाले हैं वो लोग। ब्रजेश जी, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय निकाला जनतन टीवी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जो जनतन टीवी से बातचीत कर रहे थे लखनऊ से। उन्होंने तमाम अपनी पार्टी के जो तमाम मुद्दे थे वो हमारे सामने रखे। आप देखते रहिए जनतन टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.